नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। आज हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जितेंद्र राम मांझी साहब हैं। मांझी साहब, स्वागत है जी मीडिया में आपका। मांझी साहब, अपने बेबाक बयानों को लेकर आप अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्या बात है? कई दिनों से कोई बड़ा बेबाक बयान नहीं आया आपका? बयान तो आ रहा है। अब जैसे शराबबंदी की बात आई, या आपने देखा कि आरक्षण पर बात आई, आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में दूसरे लोगों को ले आने का जो प्रयास बिहार सरकार ने किया, इस संबंध में तो हमने अपने बयान दिया है। कुछ लोगों को पसंद नहीं मेरा बयान आया हो, लेकिन हम तो अपने बयान दिया था। जैसे आरक्षण की बात आई तो बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 है और उसमें प्रावधान है कि जितना प्रतिशत नियुक्ति में हम आरक्षण देते हैं उतना प्रतिशत हम प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे। ये एक्ट है। एक्ट के रहते हुए कोई एग्जीक्यूटिव आदेश कोई गवर्नमेंट पारित कर दे, ये समझ में से बाहर की बात थी। ये बिहार गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री इतना जानते भर में भी इस चीज़ को अपने ढंग से करके और इलेक्शन के समय में लाभ लेने के लिए कर दिए कि पिछड़ी जातियों में भी अति पिछड़ा वो डांगी जाति को कर दिए और शेड्यूल कास्ट में लोहार है, तांती है, ये सब कर करके वोट उन्होंने ले लिया। तो ये तो बहुत गैर कंस्टिट्यूशनल बात उन्होंने की। इस बात को हमने लाने का प्रयास किया। इससे बड़ा बयान शेड्यूल कास्ट के हित में, अति पिछड़ा के हित में हो ही नहीं सकता। मांझी साहब, आपको लगता है कि बयान शेड्यूल कास्ट और पिछड़े के पक्ष में ज्यादा आने बजाय ग्राउंड वर्क होना या असलियत में काम होने के? आपको लगता है आजकल राजनीति जिस दौर में आ गई है, कहीं ना कहीं बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन क्या उस वर्ग की चिंता है नेताओं को? देखिए, इसमें ये बात है, ये डेमोक्रेसी का साइड इफ़ेक्ट है। डेमोक्रेसी में हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी की कही हुई बात है विद्वान का कि डेमोक्रेसी मूर्खों का शासन हुआ करता है। एक एंगल उसका वो भी है। हमारा कहना है कि बयान से ही अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, कोई काम से नहीं, तो क्यों जाएगा दूसरे काम की ओर? और हम लोग इसको गमारी भाषा कहिए या मगही भाषा में कहिए कि बबूल के पेड़ से अगर आम मिल जाए तो आम के पेड़ से लोग क्यों जाएगा? तो आज वही हुआ बिहार में। बयान से ही और बयान को ट्विस्ट करके ही हमारे गरीब लोगों को, जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर एक सेंटिमेंट कैश कर लिया और आज कह रहे हैं कि साहब हमको तो जनता ने आशीर्वाद दिया, हम जनता का विश्वास लिए हैं, और आज उसके जनता के खिलाफ सारी बातें हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, ऐसे नेताओं से कैसे बच के रहें? देखिए, इसमें तो जनता को समझना होगा, पॉलिटिकली कॉन्शियस होना पड़ेगा, और नहीं तो चाणक्य नीति है कि बाई हुक एंड क्रुक सत्ता में बने रहो। नीतीश कुमार चाणक्य नीति के अनुसार काम कर रहे हैं, लालू जी चाणक्य नीति के अनुसार कर रहे हैं, जो दोनों धूर विरोधी थे। एक को कहते थे, अगर नीतीश जी से पूछता था कि क्या लालू जी के साथ हो जाएंगे, तो नीतीश जी कहते थे कि हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, अपने आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। आज लालू जी के साथ बहुत बढ़िया से हनीमून मना रहे हैं वे। तो ये राजनीति है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और वही वो लोग कर रहे हैं। मांझी साहब, क्या कारण रहा कि हम पार्टी जो आपकी है वो आप में सिमट के रह गई है? हम पार्टी जितेंद्र राम मांझी पे शुरू होती है और शायद यहीं खत्म हो जा रही है, ऐसा क्यों? कोई ऐसी बात है नहीं। हमारे पास नरेंद्र सिंह जी ऐसे पुराने समाजवादी नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण जी के संबंध में और सारी भूमिका अदा की थी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के में उनकी भूमिका अदा की थी, वो हमारे साथ रहे हैं। ये ठीक है कि एक दंडात्मक कुछ कार्रवाई हो रही है तो थोड़ा चुप लगा दिए। हम भी कहा है कि रहमन चुप भय राखिए, देख दिनन के फेर, जमनी के दिन आई हैं बनत लगी देर, इसलिए थोड़ा सा आप चुप रहिए। आप अपने बेबाक बयान के लिए, जैसे मैंने कहा, जाने जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग बिहार के आज बोल रहे हैं कि हम सिमट के रह गई है। आप हम के सिमटने का कारण क्या देखते हैं? लोग कहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि सिमट गए हैं। अभी हम गुरोल गए हुए थे एक श्राद्ध में, अगर आप लोग वहाँ पर रहते तो जिस प्रकार से नर नारी बच्चे उमड़ रहे थे कि जीतन मांझी कौन है, उमड़ रहे थे। मैंने आपको कहा जीतन मांझी हैं, हाँ, लेकिन पार्टी नहीं, जीतन मांझी हैं तो इसका मतलब पार्टी का एक अंग है। मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब जीतन राम मांझी ही पार्टी है।
नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। और भी लोग हमारे लोग। मांझी साहब, आपने कहा ये सब आपने किया था, आप मुख्यमंत्री थे, आपने भी यहाँ काफ़ी कुछ किया। जो आपके चुनाव हुए उसमें एनडीए में आप थे, आप एनडीए का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है चूक कहाँ हुई? देखिए, अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात की थी और जॉली मूड में ही, हंसी में ही हमने उनको अपनी बात को कह दी और हमने उनसे यही कह दी कि सर, हम आपके चलते चुनाव हारे हैं। आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या समझते होंगे। थोड़ा चुप रहे तो हम कहा कि ये इसलिए कह रहे हैं आपको सर कि चुनाव में आपने नेता का नाम लिया नहीं कि कौन नेता चुनाव में चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन विभिन्न अवसरों पर जब हम आपके साथ आपके चुनावी भाषण के समय में रहते थे तो आपने जिस प्रकार से हमारे बारे में प्रशंसा की बात की और हद आपने कर दिया मधेपुरा के मीटिंग में, सब लोग वहाँ पर एनडीए के लोग थे और उन्होंने, जानते हैं, हमारे भाषण के बाद प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले, यही पूछा उनसे कि आपको याद होगा, स्मरण कीजिए। आपने कहा, माननीय जीतन मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, विकास पुरुष, दलितों का मसीहा, यहाँ तक के तो हम समझ रहे थे, यही उनको कहा जो कह रहे हैं आपसे कि यहाँ तक के तो हमको ठीक लगा। लेकिन इसके बाद आपने कहा कि सम्मानित मंच, उस समय हम माथा ठोक लिया कि हमको ये ले लिए, हंसने लगे, बहुत अट्ठास करके कहा है। क्यों? हम कहा कि ये दूसरा हादसा मेरे साथ हुआ, इसलिए कि लोग समझ गया कि जीतन मांझी अनडिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है और सब लोग लेग पुलिंग में पड़ गए, इसलिए चुनाव हमको तो आपने हराया। आप कह रहे हैं कि एनडीए ने एनडीए को हरा दिया, एनडीए ने आप लोगों को हरा दिया? हम कह सकते हैं कि एनडीए में ही भी चूक हुई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेग पुलिंग हुई है और लेग पुलिंग के चलते ही हम तो हारे ही हैं, एनडीए भी हारा उसी के कारण से हुआ। कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो रहे थे, कोई हो रहा था कि अमुक आदमी अमुक मंत्रालय ले लेगा इसलिए उसको हरा दो और अमुक पार्टी को मिल जाएगा। ये कहने का मतलब कि इनर फाइटिंग भी वहाँ पर काम किया है। वन ऑफ द काउज ऑफ डिफीट है, ये नहीं कि यही प्रमुख है, सो बात नहीं है। हम आरएलएसपी और एलजीपी के जो विलय की बात हो रही है, आप तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह मिले और अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग सबसे पहले वाकई में एक हो रहे हैं, तीनों पार्टी? हम लोग आपस में मिले थे, हमने भी हाल में जो दिल्ली यात्रा की थी तो रामविलास बाबू से और उपेंद्र कुशवाहा जी से बात किया था कि क्यों नहीं एक दिन हम लोग चलते हैं, आप वहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं। हम लोग विशुद्ध रूप में वहाँ पर लंच पर गए हुए थे, वहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं हुई थी, ये हमने कहा और यही सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि आखिर मिलने का तो कोई ना कोई कारण हो सकता है, तो हमने एक स्टेप जो सच्चाई है उसको कहा कि देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में किस समय कौन एक हो। राजनीतिक संभावनाएं क्या बनी मांझी साहब? तो वही तो हम कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती है और उसमें कौन किसके साथ आ जाएगा, कौन किससे हट जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। बट इसके संबंध में कोई बातें ही नहीं हुई मांझी साहब। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में तीनों पार्टियों को ये लगता है कि बीजेपी आपको बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। हम सबको सम्मान करते हैं, सबको एक करते हैं और ख़ास करके एनडीए में हम सौभाग्यशाली मानते हैं एनडीए को कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी का टॉरिंग लीडरशिप आज प्राप्त है, जो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्र में आज एक परचम लहरा रहे हैं। आप मानते हैं कि बीजेपी आपको सीरियसली ले रही है? टेक्निकल दृष्टिकोण से कहीं कहीं हमने आपत्ति उठाई है। अब जैसे एक बार विधानसभा में देखे होंगे, उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, हम बैठे रह गए, हमको भी बुरा लगा कि भाई वो लोग वॉकआउट किया, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। हमारे ललन पासवान थे रालोसपा के, वो भी बैठे रह गए। उस पर हमने आपत्ति की थी कि भाई पार्लियामेंट असेंबली में क्या कल स्ट्रेटजी होगा, कम से कम टेलीफोन पर भी बता देना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कौन गलत बात कहा, इसके चलते कोई मनमुटाव तो नहीं है, तो टेक्निकल बात है। यही कारण है कि हम चाहते थे कि भाई कहते हैं कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसका ये मतलब नहीं कि एनडीए से कोई शिकायत है या एनडीए के नेताओं से। आप बोल रहे हैं कि आप एनडीए के साथ हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कुछ छुटपुट चीजें लगी रहती हैं, ये तो डे टू डे होता है। आप आने वाले दिनों में लोग ये भी कहते हैं कि लालू जी के साथ जाने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पे? लालू जी की जो खासियत रही है उसको जब हम नीतीश जी के साथ थे तो भी, आज भी हम कहते हैं,
लालू जी की सरकार आई उस समय तो ग्रामीण आम जन के लोग का अप्रोच हुआ, थाना में, ब्लॉक में लोग जा करके अपना काम करवाने लगे। इसी कारण से हम कहते हैं उन्होंने आम जन को एक वॉइस दिया। ये बात उस समय की। लेकिन जिस प्रकार से गंगा गंगोत्री से चलती है तो बहुत पवित्र है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाते जाते यूज लायक नहीं हो जाती है। उसी प्रकार से उनका जो राजनीति गति है प्रक्रांतर में जा कर के वो सिमट गई परिवारवाद में, सिमट गए, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से टोटल फेवर हुए और उनके समय काल को हाई कोर्ट तक ने कह दिया जंगल राज, लोग ने भी कहा जंगल राज। गरीब के लिए जो काम करना चाहिए था और जैसा उनको मैंडेट मिला था उन्होंने नहीं किया। आप आज लालू जी के बारे में नहीं, हमारे जेहन में एक प्रतिशोध की आग है। हम क्या गलत किया कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति पैदा किए कि हम ऐसे चीफ मिनिस्टरशिप से हम रिजाइन किया, तो आप उनको समर्थन दिया। आप कहते थे ये चूहा मारने वालों, ये शुगर चलाने वालों पढ़ना लिखना सीखो। और एक ऑनर्स ग्रेजुएट 1966 का जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा और आप भी कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तब फिर नीतीश कुमार के साथ क्यों राष्ट्रपति भवन गए, क्यों गवर्नर हाउस गए कि जीतन मांझी को हटाओ? तो ये तो आपने गलती कर दी। इस गलती का प्रायश्चित यही है, 2 महीना अभी समय है। नीतीश कुमार को जिस तरह से आपने बनाने का काम किया है उनको भी गिरा दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप लालू के साथ हैं, नीतीश के नहीं। उस समय कहा, ये उस समय जिस समय आज जितेंद्र मांझी अपने आप को लालू से ज्यादा नजदीक, आज कैसे हम कहें कि उनके नजदीक हम हैं? आज तो इसलिए कहें हमारा, मांझी साहब आप हमारा वो शर्त आपने कहा राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, तो हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते किसी भी तरह। सवाल यह है कि आज जिन परिस्थितियों में हम नीतीश कुमार से अलग हुए थे और जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को उन्होंने साथ दिया, अगर आज उस परिस्थिति में हटने की बात होती है और जनता के सामने आने की बात होती है, उस समय लालू जी के साथ देखा जाएगा कि क्या परिस्थिति है। लेकिन दिल से आप लालू नहीं, जब लालू जी और नीतीश जी एक हो सकते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लालू जी और जीतन मांझी एक नहीं हो सकता है या नीतीश कुमार और जीतन मांझी एक नहीं हो सकता है। तो एनडीए ने अगर आपको के साथ जो अभी व्यवहार कर रहा है, अगर उस तरह का व्यवहार रहा तो आप आगे किसी के साथ भी हो सकते हैं। नहीं, अभी व्यवहार क्या कर रहा है, क्या गलत हो रहा है? हम तो नहीं कभी माना। नहीं साहब, दिल से बोलिए। आपको लगता है एनडीए आपको बिल्कुल सीरियसली ले रहा है? हम दिल से बोल रहे हैं कि एनडीए के चलते ही चुनाव में हम कारगर ढंग से एनडीए के लिए भी काम किया और अपना भी काम किया। पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गई है। सबसे पहले इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, इस निर्णय के बारे में आप क्या कहेंगे? जब उन्होंने देसी शराब बंद करके विदेशी की बात की थी तो हमने उसमें क्रिटिसाइज किया था कि साहब ये दोगली नीति है, दोगली नीति नहीं चलनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी इनको करना चाहिए। अब जब पूर्ण शराबबंदी किए हैं तो हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और एक बहुत साहसिक कदम उठाए हैं। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि इसका अनुपालन वो ठीक से डट के करावें। ये नहीं हो कि कल जैसे विधायकों को चापाकल देने का निर्णय उन्होंने लिया था, फिर वापस ले लिया, इसी प्रकार से और कई एक निर्णय लिए, वापस हो गया। और दूसरी बात, शराबबंदी ही सब हो, ये आधा हुआ, इसका फुल टर्म है नशाबंदी। तो नशाबंदी में बहुत तरह की बातें हो रही है, भांग है, गांजा है, अफीम है, डोडा है, क्या क्या खैनी है, ये सारी बातें हैं। तो अगर इसमें ईमानदारी से बात करने की बात होगी तो हम समझते हैं कि वो अच्छा होगा। लेकिन बीच बीच में हम कह सकते हैं कि जिस व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उसको अल्टरनेटिव व्यवस्था भी करनी चाहिए। आज बताइए, ताड़ी बिक्री का मामला आया, इसको इन्होंने बंद किया, शराब के कैटेगरी में ताड़ी को इन्होंने ले लिया, ये उचित नहीं है। ताड़ी देहात में गरीब तबकों के लोगों को एक जान है, वो ताड़ या खजूर से ताड़ी चुवाते हैं और बेचते हैं। हाँ, कहीं गड़बड़ी होती है, ताड़ी पर अगर लगाना है तो आप चेक कीजिए, लेकिन ताड़ी में के व्यवसाय में लगे लोगों को इस तरह से बंद कर करके हजारों हजार लोगों को आपने एक तरह से जीविका का हनन किया है। इसके हम मांझी साहब, आपने कहा कि ये सरकार एक तरह से यू टर्न की सरकार है। कई फैसलों पर वो एक तरफ गिफ्ट देती है, फिर अगले दिन बोलती है वापस ले लेंगे। मैं शिक्षा विभाग के माइक्रोवेव ओवन्स की बात कर रहा हूँ। कई निर्णय आपने बताया कि वो आज एक निर्णय लेती है, कल वो निर्णय से वापस आ जाती है।
तो क्या आप इस सरकार को यू टर्न सरकार कहना चाहेंगे? इस बात को हम दूसरे लैंग्वेज में बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी झांसा देने की राजनीति करते हैं। झांसा का मतलब हुआ कि मुंह पर सामने बहुत अच्छी बातें होती रहती है, दिखाएंगे कि हाँ साहब ये है, लेकिन पर्दे के पीछे जस्ट उसके विपरीत बातें होती है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का डिसीजन का मामला। क्या शराबबंदी में भी ऐसी कोई धारणा उनकी हो सकती है? हम तो कहते हैं, हम तो शंका व्यक्त कर रहे हैं। शंका इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि हमको जानकारी है कि शराब वाले जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे इनका सर्टेन एग्रीमेंट है। कोई भी सरकार में हम लोग इन्वेस्ट करवाते थे पूंजी कि हाँ भाई आओ हमारे के यहाँ लगाओ, तो उसमें शराब की कंपनियां भी आई और उनको 2-4 साल 5 साल के लिए आपने दिया, वो सारा एसेट लगाए हुए हैं। आज एकाएक बंद आपने कर दिया तो हम तो कहते हैं कि वो ठीक हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के नज़रों में अगर वो लोग जाएंगे, जैसा कि मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट गए हैं, तो हमको लगता है कहीं हाई कोर्ट अगर फैसला सरकार के विरुद्ध में दे दी, और बहुत जगह ऐसा होता है कि फैसला सरकार के विरुद्ध जाती है बातें, वहाँ पर जनता के सामने यही ये कहेंगे कि भाई हमने तो वादा निभाया लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा तो हम क्या करें। तो ये भी एक झांसा की बात हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप क्या कहेंगे साहब? लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर तो अब हम कहना बंद कर दिया है। कहा जाता है कोई संवेदनशील आदमी को कोई कहिएगा तो सुन सकता है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं शेखपुरा में 3 शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को, महादलित की महिलाओं को ट्रैक्टर ने चाँप करके मार दिया। अब मार दिया किस लिए? कि वो ट्रैक्टर बालू लेके जा रहा था और पीछे से एक ऑटो पर सिपाही खदेड़ रहा था कि ताकि पकड़ के उससे पैसा लें। तो गलती तो इन लोगों की है, मर गया वो दोनों, अब उसका मुआवजा भी नहीं मिला। अभी ये शेखपुरा की बात है, 2 रोज पहले गला रेत करके एक शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी गई है। पॉलिटिकल हत्या हो रही है, चाहे बृजनाथी सिंह का मामला हो, वहाँ रावाला ओझा जी का मामला हो, या फिर अन्य राजवल्लभ जी के साथ जो मामला आई है वो है, कई एक MLA लोग हैं उनके साथ ये सब की बातें। जब भी हम ये सवाल सरकार के किसी आदमी के पास लेके जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो बड़े अधिकारी हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि ये मत बोलिए क्राइम हो रहा है, ये बताइए क्या क्राइम पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? इसको हम ठोसी दलील मानते हैं। आप परिस्थितियां ऐसा पैदा करें कि क्राइम हो ही नहीं। जैसे एक आयुर्वेद के वैद्य ने हमको बतलाया था कि नदी में बाढ़ आती है, लोग बांध देते हैं, लेकिन नदी का पानी आ रहा है तो अगल बगल का किनारा लेकर के वो पानी निकल जाता है। ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जहाँ से वो पानी आ रहा है वहीं पर उसको सुखा दें, तो बांध पाने की ज़रूरत नहीं। उसी प्रकार से यहाँ की बात है, आप ऐसा हिसाब लगाइए कि क्राइम हो ही नहीं। अब क्राइम हो जाए, 10 को मारे जाएं, इज्जत किसी की लूटी जाए और उसको 2 को आप पकड़ लेते हैं तो वाहवाही करते हैं, ये थोची दलील है। यही कारण है कि आज क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आप मानते हैं बिहार के विकास ना होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह क्राइम है? विकास में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अच्छा वातावरण चाहते हैं, और अच्छा वातावरण न होने से पहले तो आप देखा था कि साहब सभी यहाँ से लोग भाग गए थे अपना इस्टेब्लिशमेंट ले करके, बीच में परिस्थितियाँ आई थी, फिर आने लगे थे। अब मोर और लेस स्थितियाँ वही हो रही है। 100 नंबर का एग्जाम तो शायद सरकार का भी नहीं है क्योंकि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 10 नंबर के टेस्ट की अगर बात करें तो 10 नंबर में से मौजूदा सरकार को आप कितने अंक देंगे? देखिए, मॉर्निंग सोज दी डेज कहा जाता है, और हम लोग देहात में कहते हैं कि जन्मते पुत के लीलार चमकता है। तो ये 3 महीना हो या 4 महीना हो, हम इनको तो 0 पॉइंट देते हैं, अभी कोई काम इनका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मांझी साहब जी मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र राम मांझी साहब। बातों बातों में इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी पुरवैया।